हेलो नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र की इस सीरीज पर स्वागत है आप सभी का। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस तरह से कि आप लोग देख रहे हैं कि घटना चक्र का ये जो सेशन हम लेके आ रहे हैं, पहले ही ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने ले लिया है। ये हमारा तीसरा क्लासेस आप सभी के लिए है। आप सभी का रिव्यू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी पर हम काम कर रहे हैं और उसके अनुसार हम जो है इस सेशन को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी अपना रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और जितने भी नए हमारे साथी, नए दोस्त जो है इस सेशन से जुड़ रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जो जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है या जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उन सभी को। दोस्तों, इससे पहले की 2 सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप एक ज़रूरी सूचना मैं रोज़ देना चाहता हूं, लेकिन वो छूट जाता है, तो शुरू में ही मैं वो सूचना आपको दे देता हूं कि आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट आप टाइप कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके टेस्ट भी दे सकते हैं। जो क्लासेस मैं यहाँ ले रहा हूँ वो टेस्ट आपके पास जो है मौजूद होता है। उस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे और टेस्ट आप जो है निःशुल्क दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो आप सभी यदि चाहते हैं टेस्ट देने के लिए तो आप टेस्ट में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं रोज़ भूल जाता हूँ बताने के लिए, तो आज मैं आप सभी को ये ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो घटना चक्र की ये सीरीज हम सभी चला रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन ये है सेक्शन है, उस सेक्शन से हम लोग प्रश्न को लेकर के निरंतर रूप से आ रहे हैं। और जिस तरह से मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो ये सेक्शन समाप्त होगा, इसके बाद हम लोग इतिहास और भूगोल के खंड की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। क्योंकि पिछले 2 सेशन में आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको निरंतर करना है और निरंतर करना भी है। क्योंकि झुकना नहीं है और रुकना नहीं है, अपने रास्ते पर चलते रहिए, रास्ता अपने आप बनते चले जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का समय जो है अमूल्य होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का प्रश्न जो है लगभग संविधान सभा और संविधान से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया है। ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र के पूर्व अवलोकन में न किसी पीसीएस एग्जामिनेशन में या फिर आपको जो है आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए हम लोग जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये आपको बताना है कि गठन जो इनका किया गया था, और आगे आपके सामने ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें 1935 के अधिनियम की, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में आप सभी को बता रखा है कि 1935 का जो एक्ट आया था, ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इस एक्ट के बहुत सारे अंश अभी हमारे संविधान में मौजूद हैं। तो इसमें जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है ना, केंद्र में जो है द्वैध शासन, राज्यों में स्वायत्त शासन, ये सभी चीज़ें इस एक्ट के द्वारा जो हुई थी। और जो है संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था इसमें हुई थी। तो ये सभी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये 1935 के अधिनियम में। क्रिप्स योजना की यदि हम बात करें, तो क्रिप्स योजना है आपके सामने में 1942 ईस्वी में ये आता है, क्रिप्स योजना। और इस योजना में सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात की जाती है। इन सभी चीज़ों को हमने पिछले क्लास के प्रश्नों के माध्यम से जाना था। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, पहली बार लिखित संविधान की बात की जाती है और जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा जो है संविधान जो है बनाया जाए, इस तरह की बातें यहाँ पर की जाती है क्रिप्स योजना के अंतर्गत। लेकिन आपके सामने जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि अंतिम रूप में जो ये गठन हुआ था वो किसके माध्यम से हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने सी ऑप्शन में है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इस कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही जो है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात जो है आ रही है संविधान सभा की, तो संविधान सभा के संदर्भ में हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। जैसे संविधान सभा की यदि हम बात करें, तो संविधान सभा की यदि हम बात करें, तो संविधान सभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या यदि हम बात करें, कुल सदस्यों की संख्या तो कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी कितनी, 389। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। इतनी संख्या थी कुल सदस्यों की, जिसमें कि आप देखेंगे तो 296
296 जो है ब्रिटिश भारत के अंदर, और आपको 93 सीट जो है ये देसी रियासतों के पास। तो ये इतनी सीटें थी, यहाँ पर 389 सदस्य थे, 389 सदस्य, जहाँ 296 और 93 के अनुसार यहाँ पे बांटा गया था। ये ब्रिटिश जो है ब्रिटिश भारत में ये सीटें थी, ये सदस्य थे, और 93 देसी रियासत से सदस्य यहाँ पर लिए गए थे। तो ये यहाँ पर सीटें थी, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो इतनी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर संविधान सभा के अंदर अगर देखें, और भी जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी वो अगले प्रश्न के माध्यम से हम लोग करते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी जो है बिल्कुल सही किए होंगे, और मेरे जितने भी साथी और दोस्त मित्र जितने लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे भाई मानते हैं, सर मानते हैं, जो भी मानते हैं, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने ये प्रश्न कराया। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं वो सब बिल्कुल सही हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोग सी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल इसका सही है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ये आपको बताना है कि कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को नहीं देखे होंगे। जो लोग घटनाचक्र में प्रश्नों को नहीं ढूंढते हैं, नहीं देखते हैं, उन लोगों के सामने ये प्रश्न नहीं आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी आयोग के द्वारा पीसीएस या यूपीएससी बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन है। उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे छोटे एग्जामिनेशन यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो वो ऐसे ही आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो यहाँ पर उपसभापति की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें कार्यपालिका परिषद की, तो कार्यपालिका परिषद की यदि हम बात करें तो कार्यपालिका परिषद के जो अध्यक्ष थे, जिसे हम लोग सभापति कहते हैं, तो अध्यक्ष या सभापति, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कार्यपालिका परिषद कहा जा रहा है, तो कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष जिसे हम लोग सभापति भी कहते हैं, तो कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष या सभापति जो होते थे ये वायसराय होते थे। कौन होते थे? वायसराय होते थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें उपसभापति की, तो उपसभापति जो थे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो मेरे जितने भी दोस्त ऑप्शन ए के साथ हैं वो उन सभी का सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सभी जितने लोग ऑप्शन ए के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? दोस्तों वहाँ पे हमने आपको अंतरिम सरकार के बारे में नहीं बताया, लेकिन अंतरिम सरकार के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। जैसे कि आप यदि अब देखें तो 24 अगस्त एक डेट है आपके सामने, दो डेट आएगा यहाँ पर, 24 अगस्त और 2 सितंबर। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। 24 अगस्त 1946 की यदि हम बात करें तो इस दिन जो है घोषणा होती है। इस दिन क्या होती है? घोषणा होती है अंतरिम सरकार की। और 2 सितंबर 1946 से ये प्रभाव में आ जाएगी। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 2 सितंबर 1946 से ये जो अंतरिम सरकार थी ये सरकार प्रभावी हो गई थी। तो 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946 एक महत्वपूर्ण तिथि आपके लिए होगा। इसके संबंध में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के संबंध में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि आपको याद रखनी चाहिए कि इसकी घोषणा कब हुई थी। तो घोषणा की यदि बात कहीं पर पूछी जाए आपसे तो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा होती है। जो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन होता है उसका, तो ये घोषणा होती है यहाँ पर। लेकिन अगर उसको प्रभाव में आने की बात करें तो वो 2 सितंबर 1946 से प्रभावित हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में और देखते हैं कि इसमें कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो सबसे पहले नहीं थे तो इनमें कुछ सदस्यों को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों यदि सी राजगोपालाचारी की हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी की यदि बात करें तो ये जो है अंतरिम सरकार में आप देखेंगे तो अंतरिम सरकार में इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। अंतरिम सरकार के अंदर ये शिक्षा मंत्री बनते हैं जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं। तो ऑलरेडी ये अंतरिम सरकार के सदस्य हैं, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन नहीं है। तो चलिए अगला ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी ने पढ़ा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था। कृषि
और खाद्य मंत्री, कृषि खाद्य मंत्री इनको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? तो कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था आपको इस अंतरिम सरकार के अंदर। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और जगजीवन राम है। तो जगजीवन राम के बारे में यदि हम बात करें तो जगजीवन राम को जो है यहाँ पर श्रम मंत्री बनाया गया था, श्रम मंत्री बनाया गया था और श्रम मंत्रालय इसके पास था, तो श्रम मंत्री इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे अंतरिम सरकार के अंदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य मंत्री बने थे, जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री बने थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये इसमें शामिल नहीं थे। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सदस्य नहीं थे अंतरिम सरकार में, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी को चलना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे दोस्त जो है इसके सही जवाब दिए होंगे और जितने भी लोग जो है ऑप्शन सी के साथ हैं, जितने भी लोग ऑप्शन सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही इस प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में जारी है, क्योंकि यदि आप इस लेवल के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम हैं तो हमें लगता है कि आपकी तैयारी एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर है और आप निरंतर मेहनत करते रहिए। चलिए अब देखते हैं कि अगले प्रश्न के माध्यम से आपसे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों इस जो है पीपीटी के अंदर जो है प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी अप है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा इसमें, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को चुना है। और साथ साथ ये बात है कि ये प्रश्न जो है पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। कई बार तो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन जो हम लोग आए हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें कथन और कारण दिया गया है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ये किसी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था तो मैंने इसमें लिया। देखें, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये कथन दिया गया है। और कारण दिया गया है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता था। तो देखिए ये कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन ये था कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान करने की बात की गई थी, एक बात। और कारण ये था इनका कहना है, इस प्रश्न का कहना है कि कारण ये था कि बेबेल का विचार ऐसा था कि जो है भारत में बंटवारा नहीं हो, बंटवारा बच सकता था अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती। तो हम आपको इसके संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहेंगे। 1943 की यदि हम बात करें, 1943 की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो की यदि हम बात करते हैं, लिनलिथगो की बात करते हैं तो लिनलिथगो जो है यहाँ पर लिनलिथगो यहाँ से हट जाते हैं और इसके स्थान पर 1943 में ही आप देखेंगे तो आपके सामने जो देखेंगे आप बेबेल यहाँ पर वायसराय बन जाते हैं, बेबेल यहाँ पर वायसराय बन जाते हैं। तो ये जो बेबेल हैं, बेबेल ये संविधान में जो कुछ गतिरोध होते हैं उन गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 ईस्वी में ये चले जाते हैं ब्रिटेन और वहाँ के सरकार से ये बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो जो चाहते हैं कि बेबेल योजना के अनुसार वो बातचीत करते हैं और ये बातचीत जब आगे जा कर के सार्वजनिक होती है तो इसे बेबेल योजना के नाम से जानते हैं। उसी बेबेल योजना में ये जो बात करते हैं उस बात में कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो कथन जो है ये बिल्कुल सही बता रहा है कि बेबेल योजना में ये बातें की गई थी, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये बातें की गई थी। लेकिन यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच सकता था। तो दोस्तों ये कारण जो है यहाँ पर गलत दिया गया था, क्योंकि बेबेल का कहीं भी ये मत नहीं था और कहीं भी ऐसा विचार नहीं था कि इस तरह की यदि हम बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम की सदस्यों की संख्या समान कर देते हैं तो भारत में बंटवारा नहीं होगा, बच जाएगा, इस तरह की उसका कोई विचार नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो कारण जो है बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन बता रहा है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं कथन और कारण दोनों सही है, तो ये दोनों ही गलत है, इसको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण गलत है, तो इसी ऑप्शन के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी को चलना है। कथन बिल्कुल सही है लेकिन इनका कारण जो है वो क्या है, कारण गलत है। तो हमारे जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ हैं, कथन सही है और कारण गलत है, वो बिल्कुल सही है और आप सही दिशा की ओर तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। यहाँ पर संविधान सभा के विषय में आपसे पूछा जा रहा है।
कथन दिया गया है, 3-4 कथन यहाँ पे दिया गया है और आपके सामने ऑप्शन है। कथन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यानी कि बात की जा रही है संविधान सभा की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा यहाँ पे कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा कथन है वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो चलिए हम लोग संविधान सभा के संदर्भ में कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, कुछ तथ्यों को और देख लेते हैं। तो संविधान सभा की यदि हम बात करें और सबसे पहला यहाँ पर हम कथन देखना चाहें वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये कथन जो है पहला कथन हमारा बिल्कुल जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि यदि हम बात करें वयस्क मताधिकार की तो दोस्तों उस समय 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थी उसके अनुसार ये जो है निर्वाचन हुआ था। इसमें यदि आप देखें वयस्क मताधिकार की बात तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मताधिकार का जो आधार था, मताधिकार के जो मानदंड थे वहाँ पर शिक्षा उसका मानदंड था, उसका कर जो है भुगतान करने की स्थिति वो उसका मानदंड था, और जो लोगों के पास संपत्ति थी उसके आधार पर लोगों को मताधिकार दिया जाता था। यानी कि यह मताधिकार जो था सीमित वर्गों के पास ये अधिकार था मताधिकार का, न कि यहाँ पर वयस्क लोगों को भी मताधिकार का अधिकार था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ही गलत होता है। अब चलते हैं अगले कथन पर। तो अगला कथन है दूसरा में वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें निर्वाचन के संदर्भ में तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है इस संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की यदि हम बात करें तो ये निर्वाचन की जो बात की गई थी वो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होने की बात की गई थी, और जो है प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना गया था, न कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन दोस्तों वो निर्वाचन होता है जिसमें जनता स्वयं से भाग लेती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जनता यहाँ पर स्वयं से भाग नहीं ले रही है, क्योंकि प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इन सदस्यों को चुना जा रहा है। तो ये कथन जो है कथन नंबर 2 ये भी आपका बिल्कुल गलत कथन साबित हो रहा है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कथन 3 कहा जा रहा है कि वह बहुदलीय निकाय थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल इसमें भाग लिए थे, मुस्लिम लीग भी थी और जो है कांग्रेस भी थी, बहुत सारे यहाँ पर जो है दलित वर्ग भी थे, तो बहुदलीय निकाय थी ये बिल्कुल सही है। कथन 3 जो है आपका सही है। और चौथा जो है उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो संविधान सभा के अंदर आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी समितियां थी, लगभग 6 समितियां इसके अंदर कार्य कर रही थी, तो अनेकों समितियों के माध्यम से इन्होंने कार्य किया था। तो संविधान सभा के संदर्भ में हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो है कथन 3 और कथन 4 जो है ये सही हो रहा है। तो अब हमको देखना है कि किस ऑप्शन के साथ हम लोग को चलना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 ये नहीं होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी कह रहा है 3 और 4, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 4 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो हम सभी को ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना चाहिए, और इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और 4 ये दोनों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह बहुदलीय निकाय थी संविधान सभा और इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही बताया जा रहा है। तो ये हम सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कथन चार कथन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो अभी हमने चर्चा किया है, तुरंत ही हमने चर्चा किया है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि उस समय जो मताधिकार के मानदंड थे, मताधिकार के जो आधार थे वो आधार कर था, वो आधार शिक्षा थी, वो आधार संपत्ति था, न कि वयस्क मताधिकार का आधार था। तो ये चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, अर्थात कथन 1 जो है हमारा सही है। अब कथन 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। कथन 2 कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। अभी हमने चर्चा किया है पिछले प्रश्न के माध्यम से कि प्रत्यक्ष निर्वाचन वह निर्वाचन होता है जिसमें जनता अपने जो है प्रतिनिधियों को चुनता है, लेकिन यहाँ पर जनता प्रतिनिधियों को नहीं चुन रही थी, बल्कि प्रांत की विधानसभाओं के द्वारा वहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, जिन्होंने संविधान सभा के अंदर जो है कार्य किया। तो ये बात यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है, तो ये कथन हमारा गलत है। अब तीसरे नंबर के कथन में हम लोग देखते हैं यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, लेकिन हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि ये बहुदलीय संरचना थी, बहुत सारे दल इसके अंदर काम कर रहे थे, तो ये कथन भी हमारा गलत है। अब चौथा नंबर
का कथन है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, चौथा नंबर का कथन सही है, क्योंकि ये इसमें कई समितियां थी जिन्होंने इसके अंदर काम किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कथन 1 और कथन 4 जो है ये बिल्कुल सही होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 4, तो फर्स्ट में ही हम सभी को मिल गया ऑप्शन ए 1 और 4। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जितने भी साथी लोग जो है ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और उनका तैयारी एक अच्छे लेवल का है। तो बिल्कुल आप जो है तैयारी करते रहें और फल की चिंता ना करें, बिल्कुल आपको अच्छा फल मिलेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। गलत आपको बताना है, तभी से हमने सही सही कथन उसमें चुना, लेकिन इसमें गलत कथन पूछा जा रहा है। और गलत कथन के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, ऐसा कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, जब मैं एग्जामिनेशन में बैठा और जो है ये गलत और सही के चक्कर में कई क्वेश्चन गलत करके आया है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ गलत पूछा जा रहा है, कहाँ सही पूछा जा रहा है, इन सभी को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज के समय में जो प्रश्न पूछने के ट्रेंड है उसमें बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन को आपको चुनना है। पहला कथन है, इसने, यानी कि संविधान सभा के बारे में बात की जा रही है, बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आप सभी को पता होगा कि प्रारूप समिति जो थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जो संविधान सभा के अंदर काम कर रही थी। ये कथन यदि हम एक ही बात करें तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला कथन क्या कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो अभी हमने पिछले प्रश्न के माध्यम से इन सभी चीज़ों की भी चर्चा की, क्योंकि उसमें बहुदलीय थी, बहुदल के लोग उसमें शामिल थे और ये उन दलों में से जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी। तो ये बिल्कुल हमारा कथन जो है बी भी सही है। ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं। सी में कहा जा रहा है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो इस क्वेश्चन इस जो है कथन में डाउट लग रहा है, क्योंकि हमने अभी बात की है वयस्क मताधिकार पर, जो है इसका जो है चुनाव नहीं हुआ था, निर्वाचन नहीं हुआ था। तो इस पर हमको थोड़ा डाउट है, लेकिन देखते हैं अगले कथन में अगला कथन क्या कह रहा है। अगला कथन है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। अभी तुरंत हमने पिछले प्रश्न पर इसका जो है जिक्र किया है और बिल्कुल देखिए आप उनसे मिलता जुलता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो इसके लिए हम सभी को ऑप्शन सी के साथ चलना चाहिए और ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था दोस्तों। यहाँ पर जो है मताधिकार का आधार जो था वो कुछ और था। आप लोग देख रहे होंगे कि अगले इस कथन में यहाँ पे दिया हुआ है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता जो था, ये मताधिकार इसके कारण जो है यहाँ पर सीमित था। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारे जितने भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और इस कथन को आप लोग स्पष्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब देखिए आगे इसमें पूछा जा रहा है सदस्यों को, और आगे यहाँ पे आपके सामने है ऑप्शन सदस्यों को। क्या सदस्यों को? तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इस बात की जिक्र कर दिया है, इस बात के बारे में हमने आपको बता दिया है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उसका चुनाव किया गया था, न कि प्रत्यक्ष आधार पर उसका चुनाव हुआ था। हमने बताया आपको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनका चुनाव हुआ था, बल्कि प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन उसमें नहीं हुई थी और विधानसभाओं के प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनके सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर हम देखें तो इसके संदर्भ में जो बताया जा रहा है सदस्यों को, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये आपका आंसर सही होगा, यानी कि कथन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमारे जितने भी साथी ऑप्शन सी के साथ चल रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य। अब देखिए, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहा जा रहा है उन प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। अभी तुरंत हमने बताया सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, क्योंकि प्रांत के जो विधानसभाओं के द्वारा उनको चुना गया था। तो ये आपका कथन जो है पहला देख रहे हैं तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें नामित नहीं किया गया था। आगे देखते हैं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी है आपको, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी विशेषज्ञता के लिए सरकार के द्वारा उसको नहीं चुना गया था। यहाँ पर जितने भी सदस्य आए थे वो सारे सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन नंबर सी इस कथन का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, कई बार आपको लगेगा कि ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, लेकिन घटना चक्र की प्रश्नों को हम करवा रहे हैं, तो जितने भी प्रश्न इसमें आए हुए हैं हर एक प्रश्न को हम लेने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड होने का कारण ये है कि आपको कम से कम ये भी पता चले कि इस प्रश्न की अहमियत कितनी है। इसीलिए हमने उस प्रश्न को लेने का कोशिश किया है, ताकि ये प्रश्न जो है आपके मस्तिष्क पर सीधा सीधा छप जाए और जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए तो आप उसको एक बार में जो है सॉल्व कर लें। इस तरह की हमारी मानसिकता आपके लिए है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि ये नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बस उन्हीं बातों को यहाँ पर जो है दोहरा दिया गया है और इसके कथन को थोड़ा बदल दिया गया होगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सीधे जनता द्वारा, तो बिल्कुल ये गलत है, जनता द्वारा नहीं चुना गया था। ये कथन जो है यदि हम बात करें तो ये कथन ये जो है गलत है। ऑप्शन बी है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये कथन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है प्रांतीय सभाओं द्वारा, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो है इसको चुना गया था। तो ऑप्शन डी के साथ हमारे जितने भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट जवाब है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अब चलिए, अध्यक्ष से क्वेश्चन आ रहा है, चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष की बात की जा रही है। यदि हम यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, दोस्तों अध्यक्ष की बात करें, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था, उद्घाटन हुआ था, इस तरह के आपसे प्रश्न किया जाएगा। उद्घाटन सभा, प्रारंभ सभा, शुरुआत में, तो ये अगर हम बात करें अस्थाई की बात करें, अस्थाई की बात करें, तो अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो दो अध्यक्ष, एक तो अस्थाई अध्यक्ष जो पहले बनाए गए थे और जो बाद में बनाए गए थे वो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। तो हम यदि अस्थाई की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की यदि हम बात कर लेते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा की हम बात करें, तो ये यहाँ पर अस्थाई जो है अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। लेकिन यदि हम अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। दोस्तों, याद होगा आप सभी को कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम बैठक वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिस दिन की यहाँ पर, यानी कि उसको उद्घाटन सभा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे 9 दिसंबर को, और इसी दिन अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर की यदि हम बात करें तो इसकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर चुन लिया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अस्थाई अध्यक्ष की, तो अस्थाई अध्यक्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस कथन का इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो जितने भी हमारे साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगले प्रश्न में हम सभी से क्या पूछा जा रहा है, और देखते हैं कि उन प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल अभी तुरंत हमने बताया कि प्रथम बैठक, जिसे उद्घाटन सभा भी बोलते हैं, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है BR अम्बेडकर, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये जो है उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ये तिथि आप लोग याद रखिएगा, रट जाइए ये तिथि को। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन। मैंने कई बार और पिछले प्रश्न में कई बार बता चुका हूँ कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है। उद्घाटन अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, जो भी कहा जाए आपसे, तो अस्थायी अध्यक्ष कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उद्घाटन, प्रारंभ, प्रथम ये सभी एक ही चीज़ है। और 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक इसकी हुई थी संविधान सभा की, और उस बैठक के अंदर जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और यही यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो प्रथम अध्यक्षता की थी, उद्घाटन सभा की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो जितने भी दोस्त हमारे ऑप्शन बी के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है श्री अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। तो हम सभी जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने का कोशिश किया गया है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, इसमें घूमेंगे नहीं और अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके जो है निष्कर्ष तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होगा कि संविधान सभा में 2 ही अध्यक्ष बनाए गए थे। एक तो अस्थायी अध्यक्ष जो एक ही दिन के बाद बदल गया था 11 तारीख को, और वहाँ से जो अध्यक्ष बना तो वो स्वतंत्र भारत में भी रहा था। तो यहाँ हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको खोजना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है के एम मुंशी। तो यहाँ पर हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो थे अस्थायी अध्यक्ष बने थे और वो आज़ादी के बाद भी रहे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी को चलना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो है रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर में, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। प्रथम मनोनीत उपसभापति, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है अगले लेवल का प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो है इस प्रश्न को नहीं देखे होंगे, जो घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं करते हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप घटना चक्र से प्रश्न करिए। यदि नहीं करते हैं तो हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए, आप बहुत सारा चीज़ सीख जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उपयोगी है हर एग्जामिनेशन के लिए। देखिए यहाँ पर संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी है वी टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी है एस सी मुखर्जी, ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी। तो देखिए यहाँ पे प्रथम की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उपसभापति की बात की जा रही है। सभापति यानी कि अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष को यहाँ पर सभापति भी हम लोग बोल सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था। अध्यक्ष और सभापति की यदि हम बात करें, अध्यक्ष या सभापति की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे अध्यक्ष। अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, इतना ही लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बने थे ये। लेकिन यहीं पर हम बात करें तो अध्यक्ष के बाद जो है उपाध्यक्ष हम कह सकते हैं, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, या उपाध्यक्ष के उपसभापति भी कह सकते हैं। उपाध्यक्ष और उपसभापति उपसभापति भी इसको बोल सकते हैं, उपसभापति। तो उपसभापति की यदि हम बात करें, उपसभापति की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रैंक एंथोनी, याद रखिएगा फ्रैंक एंथोनी को यहाँ पर बनाया जाता है। फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है, फ्रैंक एंथोनी को। तो ये फ्रैंक एंथोनी जो है इनको यहाँ पर चुना जाता है। प्रथम जैसे अध्यक्ष सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, तो प्रथम उपाध्यक्ष या बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें या अस्थायी इसकी बात करें तो ये फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों, जिस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, उस दिन जो है एच सी मुखर्जी को यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उपसभापति बनाया जाता है। तो लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारे जितने भी दोस्त जा रहे हैं। फ्रैंक एंथोनी की बात करें तो ये प्रथम जो है मनोनीत उपसभापति हुए थे, और इसको मनोनीत करने वाले कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब आते हैं तो वो एच सी मुखर्जी को यहाँ पर जो है नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ये कथन जो है हमारा
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा के संदर्भ में हमने आपको बताया, कई डेट आपको बताए। तो 9 दिसंबर को जो है यहाँ पर उसकी स्थापना होती है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 3 डेट आप लोग याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 और जो है आपको 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 क्या क्या हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक। यहाँ पर क्या हुआ था? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुनाए गए थे, यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुनाए गए थे। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था। तो इन तीन डेट को आप लोग याद रखिएगा संविधान सभा के संदर्भ में। तो बोल रहा है कि यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और जितने भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है। जितने लोग पढ़ लिए होंगे उसका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, जितने लोग नहीं पढ़े होंगे उसके लिए बहुत ही रामबाण और अच्छा जो है योग्य क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आयोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और सारे एग्जाम वाले, छोटे छोटे एग्जाम वाले इन सभी प्रश्नों को दोहराने की जो है प्रचुर संभावना होती है। इसीलिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसमें कुछ ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है दिसंबर 1948, ऑप्शन सी है नवंबर 1950, ऑप्शन डी है दिसंबर 1950। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 हो जाएगा क्योंकि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर ये बातें हमने आपको बताई थी। और गठन की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? बताइए कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी है 30 जून 1949। तो हमने आपको कई बार बताया है और आप सभी भी पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 दिसंबर 1946 जो है 9 दिसंबर 1946 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि इसका प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगले और आखिरी अंतिम प्रश्न आज की इस सेशन का होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था कब? तो देखिए पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 19 नवंबर 1949 को। यहाँ पर हम यदि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखिए संविधान देने के बाद जो प्रस्ताव जो किया गया था ये जो है आपको 9 दिसंबर 1946 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सबको चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका प्रश्न का जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जितने लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं इस प्रश्न में उनका सभी का सही है। तो आज का इस सेशन जो है ये प्रश्न के साथ ही हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे क्योंकि आज का ये अंतिम प्रश्न है। और देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी आप सभी जितने लोग हमारे इस पूरे वीडियो को देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रिव्यू लिखें और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी लिखें। और जो भी चीज़ें में अपेक्षित सुधार करना है वो सारी चीज़ें आप हमें जो बताएं, हम उस पर निरंतर रूप से काम कर रहे हैं और उसको जो है सुधार किया जाएगा। आप सभी की बातें सलाखों पर रहेगी। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके। हम इसमें नए से नए कंटेंट लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।